नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके प्राइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बात करेंगे उपचुनाव की, बाइपोल इलेक्शंस की, क्योंकि उपचुनाव का जो प्रचार प्रसार था, प्रचार का युद्ध था, वो अब उस पर विराम लग चुका है। नगरोटा और बड़गाम उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। सभी पार्टियों ने दिल खोलकर प्रचार किया, वोटर से लोक लुभावने वादे किए और इतना ही नहीं, उपचुनाव की जंग में जुबानी रण भी खूब देखने को मिला। लेकिन अब नजर जनता पर है, वो जनता जो तय करेगी कि कुर्सी पर कौन विराजमान होने वाला है। वो जनता तय करेगी कि विधानसभा के रेस कौन जीतेगा, कौन घर बैठेगा। नगरोटा में सीधी टक्कर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, तो वहीं बड़गांव में चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि यहां शिया वोटर्स के गढ़ में जंग आगा बनाम आगा है। तीनों ही पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और पीडीपी ने शिया समुदाय से ही वोटर मैदान में उतारे हैं। लिहाजा अब कौन यहां पर जीतेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अब इंतजार 11 नवंबर का है, जब वोटिंग की शुरुआत होगी। तो आप देखिए, चुनावी शोर थम गया है, प्रचार थम गया है, और ऐसे में अब बाइपोल इलेक्शंस को लेकर जो तैयारियां की जानी थी वो लगभग मुकम्मल भी हो गई हैं। और अब किसी का रोल बचता है तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की ओर से की जाने वाली व्यवस्थाओं का और जनता का। जनता तय करेगी कि अब जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा और कौन कुर्सी से बेदखल कर दिया जाएगा, कौन कुर्सी पर विराजमान होगा, जनता ही तय करेगी। विधानसभा की रेस कौन जीतेगा, कौन घर बैठेगा। नगरोटा में सीधी टक्कर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, तो वहीं बड़गांव में चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि यहां शिया वोटर्स के गढ़ में जंग आगा बनाम आगा है। तीनों ही पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और पीडीपी ने शिया समुदाय से ही वोटर मैदान में उतारे हैं। लिहाजा अब कौन यहां पर जीतेगा ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अब इंतजार है 11 नवंबर का, जबकि वोटिंग की शुरुआत होगी, और वोटिंग की शुरुआत के साथ ही जनता इस बात पर मुहर लगा देगी कि किसके मुद्दे ऐसे थे जो कि जनता के बीच में उनका विश्वास, उनका दिल जीतने में कामयाब हो पाए। हालांकि आपको बताएं कि जिस तरीके से ये बाइपोल इलेक्शंस हुए हैं, होने वाले हैं, दरअसल ऐसे में न जाने कितनी ही ऐसी पार्टियां होंगी जो कि अपना काडर एक तरफ मजबूत करने की कोशिश करेंगी। कुछ के लिए ये नाक का सवाल है, ये सम्मान की लड़ाई है। वहीं कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो सामने वाले को मात देने की पूरी कोशिश करेंगी। और ऐसे में अगर सियासी खेल की बात करें, सियासी समीकरण की बात करें, तो बड़गांव का सबसे पहले जिक्र करेंगे, जो कि हॉट सीट इसलिए भी है क्योंकि यहां से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में उतरे थे, जीते भी, लेकिन गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी को चूज करते हुए उन्होंने बड़गाम को छोड़ दिया। और उसके बाद बड़गाम से आपने देखा कि कैसे आगा महमूद को चुनावी मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से उतारा गया। वहीं बीजेपी की ओर से भी चुनावी मैदान में कैंडिडेट उतारे गए। पहली बार आम आदमी पार्टी ने भी पहली बार चुनावी मैदान में कैंडिडेट उतारा, जबकि जेकेएपी की ओर से भी पहली बार चुनावी मैदान में कैंडिडेट उतारा गया। न जाने कितनी ही ऐसी रीजनल पार्टियां हैं और साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो कि बड़गाम से चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन नगरोटा का भी जो चुनाव है, चलिए नगरोटा का भी जिक्र कर लेते हैं। नगरोटा का चुनाव इसलिए भी बहुत अहम होने वाला है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले देवेंद्र राणा ने इस सीट को जीता था, लेकिन उनके देहांत हो जाने के बाद अब उनकी बेटी देवयानी राणा चुनावी मैदान में उतरी हैं। दूसरा, अगर आप देखें दोनों ही सीटों पर, तो चुनावी मैदान में ये लड़ाई बहुत दिलचस्प नजर आ रही है। और ऐसे में इसी पर चर्चा करने के लिए हम सीधा रुक कर लेंगे। हमारे साथ सुहेल काजमी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विक्रम मेहलोत्रा, बीजेपी से स्पोक्स पर्सन, जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रफीक राथर पीडीपी से जुड़ेंगे। वहीं स्पोक्स पर्सन आकाश वर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आकाश वर्मा सर, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से बड़गाम और नगरोटा में चुनावी लड़ाई दिखाई दे रही है, आपको क्या लग रहा है कि दोनों ही सीटियां, आप दोनों ही जो सीट हैं वो बैक कर पाएंगे आप? या अंकिता जी, मुझे इनवाइट करने के लिए, और मेरे जो को पैनलिस्ट हैं उनको भी आदाब, नमस्कार, और आपके व्यूअर्स को भी। देखिए, जहाँ तक बडगाम और नगरोटा का सवाल है, तो मैं आपको बताऊं कि 2024 में हम्म। जो जम्मू कश्मीर की आवाम थी, उसने एक बड़ा लाउड और क्लियर मैसेज दे दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के हितों के बारे में सोच सकती है हम्म। और उनके प्रति काम कर सकती है। हम्म। तो उन्होंने एक क्लियर मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। तो अगर मैं बात करूं अभी की इलेक्शंस की, तो इसमें भी हम पुरुमीद हैं कि बडगाम की तो एक हमारी हिस्टोरिक सीट रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और नगरोटा की भी मैं बात करूं तो नगरोटा में भी हमारे काफ़ी
कदावर नेता। अगर मैं अजात शत्रु जी की बात करूं तो वो वहां से एमएलए रहे। अगर मैं देवेंद्र सिंह राणा साहब की बात करूं तो वो वहां से एमएलए रहे 2014 में। तो इस बार के जो समीकरण जो हम मुझे लग रहे हैं, तो बड़गाम की लेकिन सीट सर तो हम श्योर देवेंद्र श्योर। राणा तो आपकी पार्टी छोड़कर चल बीजेपी में चले गए थे ना। देखिए, देवेंद्र सिंह राणा साहब की क्या मजबूरी रही, वो उनको पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी, खैर वो सर तो ये भी एक तो आपको अलग पता होना डिबेट है। चाहिए कि उनकी क्या ऐसी मजबूरी रही कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। देखिए, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, ये कोई इसमें कोई बड़ा चौंकने वाली बात नहीं, क्योंकि बीजेपी का ये इतिहास रहा है कि वो जनरली पावर को हासिल करने के लिए वो तोड़ जो जोड़ की जो सियासत है वो करते हैं। अच्छा तो उस समय विक्रम जी, देवेंद्र विक्रम जी सिंह। आपको तो पता होगा कि क्या मजबूरी थी देवेंद्र राणा जी की, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दिया। और आप क्यों भाई क्यों करते हैं आप तोड़ जोड़ की सियासत। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए अंकिता जी। जी मैं शुरुआत तो किसी और बात से करना चाहता था, पर चूंकि आपने सीधा सवाल पूछा है देवेंद्र राणा जी ने क्यों सर सर आकाश जी छोड़ी ने ये सवाल नेशनल पूछा तो मुझे कॉन्फ्रेंस, और मजबूरन आपसे पूछना क्यों पड़ा। नहीं तो कहते कि हम बीजेपी बायस का हैं। हाथ थामा। देखिए, बीजेपी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और इसका सही मायने में जवाब तो मुझे लगता है राणा साहब ही दे पाते कि क्या है, पर जो आप वो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं रहे। पर जो जिस तरह से राजनीति 370 के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति ने जो शक्ल इख्तियार करी, और जिस तरह से सभी जो कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टीज थी, उनका एक ही मौकफ था कि 370 जो टूटा है उसको हम, वो गलत हुआ है और हम उसको वापस लाएंगे और 35A को वापस लाएंगे। और कहीं ना कहीं जम्मू में इस बात को लेके 370 के टूटने की जो देश भर के साथ जम्मू कश्मीर का जुड़ना था, उसको लेके एक सेंटिमेंट था। और वो सेंटिमेंट जो था वो किसी भी जम्मू बेस्ड लीडरशिप के लिए ऐसी पॉलिटिकल जमात में रहना मुश्किल था कि जो 370 के आज टूटने के इतने सालों बाद भी आज तक भी उनका मौकफ और उनका स्टैंड वही है। और जबकि जम्मू कश्मीर की पूरी इंटीग्रेशन हिंदुस्तान के साथ हो चुकी है, और जो आज लोग हैं, आज जम्मू कश्मीर की जो एस्पिरेशन और खुसूसन जम्मू की एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और जो बदलाव जम्मू कश्मीर में आज आया है, जिस तरह से अमन और शांति का एक माहौल है, और जो चुनाव आज हो रहे हैं, जिस शांति के माहौल में ये चुनाव हो रहे हैं, जो इससे पहले 2024 के असेंबली इलेक्शन भी हुए, वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी देन है भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप की जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ठीक है सुहेल काजमी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर आपने दोनों को सुना, दोनों के स्टेटमेंट्स का एनालिसिस, वो भी तब जब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि मजबूरी बस पार्टी छोड़ी जा रही है। दूसरा सर एक बात ये है सुहेल काजमी जी, अगर आप समझा पाए, देवेंद्र राणा जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर बीजेपी पार्टी ज्वाइन की, और ऐसे में अब क्या पार्टी बेस्ड वहां पर वोटर टर्नआउट देखने को मिलेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कभी गढ़ रहा था, बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने, तो क्या आप देवेंद्र राणा जी के नाम पर वहां पर वोट मिलेंगे या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिहाज से? क्या क्या कहना आपका? देखिए अंकिता जी, पहले तो मेरे को पैनलिस्ट सबको गुड इवनिंग। जी सुहेल जी के पास हम जाएंगे, लेकिन हमारे पास रफीक राथर जी भी इस बीच जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आप जुड़े नहीं थे। रफीक जी, अगर आपने आकाश जी को और विक्रम जी को सुना हो तो इस पर अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें सर, लेकिन आपका क्या स्टेक आपका दिखाई देता है पीडीपी के लिहाज से, अगर हम नगरोटा और बडगाम की बात करें तो चुनाव के दौरान? रफीक जी, अगर संभवतः आपने आवाज अपनी म्यूट कर रखी है, अगर संभव हो तो उसे ऑन कर सॉरी, हाँ सॉरी, हो गया। यस सर। सॉरी। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन अभी जो बात कर रहे, तो मैं एग्री कर रहा हूं उनके साथ कि 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक हैवी मैंडेट मिला और लोगों ने उनको जमकर वोट भी डाले और सीटें भी दी। इस वक्त उनकी कोalition के पास 52-53 सीट्स हैं। बड़ी कंफर्टेबल सरकार है, बड़ी। और मैं ये कहूंगा कि 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज का जो इलेक्शन है, और मेरी बात आप याद रखिए, ये इलेक्शन जो है, ये जम्मू कश्मीर के लोग फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस थ्रू
आपके नगरोटा एंड थ्रू बडगाम। तो बडगाम के लोग और नगरोटे के लोग जवाब देंगे ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज मौका मिला है। उसकी वजूहत ये है कि मैं आपको बड़े वसूख से कहूंगा, और 14 को रिजल्ट आने हैं, 15 को फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ बात करूंगा, या 14 रफीक शाम साहब, को आपने दो चीजें कही सर आपने दो हाँ, चीजें कही कि हालात अब बदल गए हैं। पहले उन्हें मैंडेट दिया जनता ने, लेकिन आपने कहा हालात बदल गए। ये कौन से हालात थे जो बदले हैं? दूसरा, आपने कहा कि जवाब देंगे। किस चीज का जवाब देंगे? हाँ, तो जो 1 साल की कारकर्दगी रही, जिस धोखे से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इक्तिदार हासिल किया, जो लोगों को धोखा दिया, जो लोगों के जज्बात, जो इमोशंस और एस्पिरेशंस के साथ जो खेल खेला गया, जो उनको ये कहा गया है कि आपकी जो 370 है उसके रेस्टोरेशन के लिए काम करेंगे, 35A के रेस्टोरेशन के लिए काम करेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रेस्टोर करवाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं जम्मू कश्मीर के उनको रेस्टोर कराने के लिए एक स्ट्रगल होगी। उसके अलावा जो आम इश्यूज थे, आपके 200 यूनिट दे देंगे, आपको 1 लाख नौकरियां दे देंगे, और कई ऐसे वादे हैं जिनकी इन्होंने शुरुआत भी नहीं की। तो इस तरह के जब लोगों ने देखा कि हमारे साथ एक बार फिर धोखा हुआ, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक हिस्ट्री रही है 47 से आज तक, इन्होंने हमेशा इक्तिदार को धोखे से ही हासिल किया है, तो आज लोगों ने इसको समझ रखा है। वो आप देखेंगे 14 को आपने देखा होगा, आपके आरोपों का जवाब सीधा आकाश जी से लेते हैं। आकाश, आप सुन रहे हैं रफीक साहब को, और भाई क्यों धोखे से आपने सत्ता हथिया ली? क्यों धोखे से जनता का विश्वास हासिल किया? आपने सच बोल के क्यों नहीं किया? और जो वादे किए थे पूरे क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं रफ़ीक राथर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने वो खुद ही बातें कह दी जो मुझे कहनी चाहिए थी। इन्होंने जो अभी चीज़ों का जिक्र किया, जिन वादों का जिक्र किया, तो वो ऑलरेडी जो है वो बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अगर मैं 370 35A की बात करूं तो उसके लिए रेजोल्यूशंस लाए गए। अगर मैं रोजगार की बात करूं तो रोजगार के लिए साधन जो है वो बनाए जा रहे हैं। अगर मैं पेंशन्स की बात करूं, ओल्ड एज या विडो की, उसको लागू किया गया। अगर मैं खवातीन की बस सवारी की बात करूं तो वो लोगों के सामने है। अगर मैं अपने राशन की बात करूं तो वो 10 किलो राशन जो है AAY की फैमिलीज को मिल रही है। तो रफ़ीक राथर साहब ने मेरी जो मुश्किल है उसे आसान कर दिया। और ये आज इनके जुबान पर ये लफ्ज इसलिए हैं क्योंकि ये सरकार एक्टिव है और सरकार इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। और सभी लोगों को कहीं ना कहीं वो फर्क महसूस हो रहा है जो 2024 से पहले जो एक एंटी इनकम्बेंसी थी और जहां पर लोग अपने आप को ठगा महसूस करते थे, जहां पर लोगों की कोई आवाज नहीं थी, तो आज लोगों को एक अपनी चुनी हुई सरकार मिली है जिसमें लोगों की जो एस्पायरेशंस है और जो उनकी उम्मीदें हैं उनको उस ऐवान में रखा जा रहा है और उसके ऊपर काम भी हो रहा है। तो रफीक साहब, आपको हजम नहीं हो रहा है क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्टिव है इस टाइम पे, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने 2-3 बातें गिनवा दी, क्या उस बात से भी आप संतुष्ट हैं कि विकास कार्य हुआ है? नहीं, आपको अगर याद होगा कि इनकी जो मिनिस्टर हैं सकीना इतूज मैडम, उन्होंने भी चंद रोज कबल ये कहा था कि हमने 80% जो हमारा मैनिफेस्टो उसको पूरा किया, बाकी 20% 5 साल में करेंगे। तो स्पोक्स पर्सन की भी ये भी ये सवाल बोल रहे हैं कि हम तो सब कुछ डिलीवर किया। अगर आपने सब कुछ डिलीवर किया तो बेहतर नतीजा आपके लिए इसमें नगरोटा में भी होगा और बडगाम के लोग भी आपको फिर वोट डालेंगे अगर ऐसा कुछ आपने किया। लेकिन मैं आपको यकीन से दिलाना चाहूंगा कि आपकी ये पोजीशन रही है कि अब शायद ये आपके लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जा नहीं पा रहे हैं। जिस तरह का धोखा आपने लोगों के साथ किया है, जिस तरह से वादे किए थे आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, और उसमें से डिलीवर कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात ये, जब भी डिलीवरी की बारी आती है किसी भी मामले में, तो फिर स्टेटहुड के पीछे स्टेटहुड नहीं है, स्टेटहुड नहीं है, स्टेटहुड नहीं है, स्टेटहुड के पीछे छुपने की कोशिश करें। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपकी स्टेटहुड रेस्टोर, हमारा हक बनता है स्टेटहुड रेस्टोर होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हुई तो क्या आप काम ही नहीं करेंगे? तो क्या आप लोगों को यह कहेंगे कि चूंकि हमें स्टेटहुड नहीं मिला इसलिए हम काम नहीं करेंगे? तो ये हीले बहाने, ये बहाने वगैरह ये नहीं चलेंगे। लोग आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आपको सिर्फ इक्तिदार चाहिए, आपको सिर्फ प्रोटोकॉल चाहिए, आपको सिर्फ वर्कर्स चाहिए, आपको लोगों की परेशानियां नजर नहीं आ रही। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। अगर आप आज भी नेशनल टीवी पर बैठकर लोगों से ये कहेंगे कि हमने सब कुछ डिलीवर किया, तो फिर मैं इस पर मातम नहीं कर पाऊंगा और क्या कहूंगा। लेकिन राठौर साहब, अगर ऐसी बातें आप करेंगे तो फिर आपके ऊपर आरोप लगने लग जाएंगे कि आप बीजेपी की बी पार्टी हैं। नहीं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहना चाहते हैं जो कुछ आपने कहा है वो ये पूरा करें। हम थोड़ा ही कुछ अपना कह रहे हैं। जो कुछ आपने लोगों के साथ वादा किया है उसको डिलीवर करें। आपने अगर 200 यूनिट का कहा, आज आप कह रहे हैं कि उनको दे देंगे जो पहले सोलर पैनल लगाएगा। 1.5 लाख रुपए की सोलर पैनल लगानी है, वो कौन देगा? अच्छा, उसके मतलब गरीब लोगों के पास, जिसके पास 1000 रुपए नहीं है बिजली फीस देने की, उसको आप कहे पहले सोलर पैनल लगा। तो आपने कहा था कि जितने भी स्मार्ट मीटर है मैं दरिया जहलम में फेंकूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन में कहा था। उसके बाद आज कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगा।
तक इस तरह की जबान आप हेरा फेरी रोज करोगे रोज, तो कब तक लोग आपको बर्दाश्त करेंगे? ठीक है रफीक साहब, सुहेल काजमी साहब इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका कनेक्शन हम लॉस्ट हो गया था, दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं। सुहेल काजमी साहब, नगरोटा और बडगाम की अगर बात करें, दोनों ही हॉट सीटें हैं। खासकर अगर बडगाम की बात करें तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पिछले 2 दिन से लगातार वहीं मौजूद थे। दोनों बाईपोल इलेक्शंस में जब ये कॉन्स्टिट्यूंसीज जा रही हैं, अब की बार सर आपका एनालिसिस क्या है? क्यों अब की बार ये इतना ज्यादा हॉट सीट दोनों हो गई हैं? क्या एनालिसिस है, क्या बदलाव आप देख रहे हैं आपकी बार के इन बाईपोल इलेक्शंस में? देखिए मैम, अंकिता जी गुड इवनिंग। पहले तो मेरा करेक्शन चला गया था। दूसरा ये है कि दोनों इंटरेस्टिंग मैच हैं, बडगाम भी और नगरोटा भी, और दोनों इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि आप देखिए बडगाम में जो भारतीय जनता पार्टी जो एक अछूत पार्टी थी कश्मीर के लिए, किस तरह से रैलीज कर रही है और किस तरह से उनका कैंडिडेट, वो भी आगा फैमिली से, मेहदी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और सारे चाचे ताए जो है मेहदी फैमिली से, शिया सेक्ट से जो बिलोंग करते हैं, वो सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अपने एमपी है वो भी उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वहां जो दंगल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा ये है कि स्पेकुलेट करना कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सिर्फ पीपल्स प्रोरोगेटिव है, ये सिर्फ कंप्लीटली हमें लोगों पे छोड़ना चाहिए। हाँ, देवेंद्र राणा साहब की सिंपैथी है क्योंकि वो इस सीट से एमएलए थे और चल बड़े, इस दुनिया से चले गए, तो उसकी सिंपैथी जरूर है। लेकिन अगर देवयानी राणा जीतती भी है तो उस ह्यूज मार्जिन से, जो देवेंद्र राणा साहब जिस मार्जिन से जीते थे, वो मुझे नहीं लगता उतना मार्जिन होगा। लेकिन बड़े सुहेल नैरो काजमी साहब मार्जिन। एक बात सर समझाइए, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूं। ये जो सीट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं नगरोटा का, नगरोटा सीट परंपरागत तरीके से देखा जाए तो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट थी, लेकिन फिर देवेंद्र राणा बीजेपी ज्वाइन करते हैं और देवेंद्र राणा के बाद अब उनकी बेटी बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में उतारी जाती है। क्या लगता है, अगर जम्मू कश्मीर की जनता के माइंडसेट को देखा जाए तो आमतौर पर सालों साल दर साल आपने चुनाव देखे होंगे, उस सीट पर पार्टी को प्रेफरेंस दी जाती है, या फिर अब देवेंद्र राणा के बाद उनकी बेटी को एक पर्सन के लिहाज से देवेंद्र राणा की वजह से वहां पर प्रेफरेंस दी जाएगी? क्या पार्टी, क्या पर्सन? ये अंकिता मैम, ये परसेप्शन जो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने और बड़े पॉलिटिकल स्टारवर्ड्स ने बनाई हुई है, आप देखिए पूरे भारत में और जम्मू कश्मीर में भी खसूसन ये ट्रेंड जो है बदलना शुरू हो चुका है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैंने नरिश की है, या मैं ही कैंडिडेट हूं, तो ये एक ओपिनियन बदलना शुरू हो गया। और वही खूबसूरती है जम्मू कश्मीर की, ये ओपिनियन, ये पॉलिटिकल नरेशन बदलनी चाहिए। लोगों की विल जो है वो प्रिवेल होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं जीतेंगी, लेकिन अगर जीतती भी है तो उस मार्जिन से नहीं जीतेंगी जिस मार्जिन से देवेंद्र सिंह राणा ने इलेक्शन जीती थी भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे, और उसके बाद फिर जब उनकी दोबारा री इलेक्शन हुई है। तो ये ट्रेंड बदलते हैं, फिजा बदलती है, कैंडिडेट्स का काम करने का तरीकाकार बदलता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है। इसलिए ये कहना कि मैं कहूंगा कि बडगाम तो आज तक हमेशा शिया सेक्ट की सीट रही है, मुझे वहां भी डाउट होता है कि नहीं जनाब, वहां तो आज आम आदमी पार्टी की लड़की भी खड़ी है, वहां तो जम्मू से इंडिपेंडेंट बच्ची भी गई है, जम्मू से एक लड़की वहां इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही है। दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। सर ये जो सवाल है ना, यही सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगी कि आपकी बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, कई पार्टियां भी पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितना टफ होने वाला है सुहेल साहब, इस पर मैं जवाब आपसे लूंगी, लेकिन कुछ चीजें विक्रम सर आपसे जरूर जानना चाहेंगे। आपको क्यों लगता है कि बडगांव में खासकर जो कि सीट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से छोड़ी गई है, पहली बार आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जनता आपको वोट क्यों देगी सर? वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की परंपरागत सीट है ना। देखिए अंकिता जी, अगर जिस तरह सुहेल साहब ने भी इशारा दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त बहुत एट इज वीकेस्ट पॉइंट है बडगाम में, क्योंकि आज तक कभी भी रेबेलियन की जो आवाज नेशनल कॉन्फ्रेंस में है वो बंद दरवाजों में ही उठाई जाती थी। ये पहली बार ही हुआ है कि एक ओपनली एक एमएलए एमपी जो है वो शिया कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एक बड़े कद्दावर नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने रेबेलियन शुरू किया। और उसके साथ साथ हमारे जो दूसरे एमपी हैं पुंछ से, उन्होंने भी वो भी एक बहुत बड़े सेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने भी सीधा सीधा उमर साहब के काम करने के तरीके पे, बात करने के तरीके पे तनकीद करी। और उससे जो माहौल आज बडगाम में बना हुआ है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी जिस तरह से बन रही है, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जीत के आए, उस तरह वहां पे डेवलपमेंट किस तरह से हुई, और एक मौका हम पहली बार बडगाम के लोगों से मांग रहे हैं, और उनसे सही मायने में एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके आगे झोली फैला रहे हैं कि आप एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए और फिर देखिए कि डेवलपमेंट किस तरह से बडगाम में होती है। और जिस तरह से आज 2 बड़े मेंबर पार्लियामेंट
अपनी नाराजगी भारतीय जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप के प्रति जता चुके हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहले कभी नहीं हुआ, और वो भी ऐसे समय पे और ओपनली एक उनका जो काम करने का तरीका है, जिस तरह से वो कैंपेन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो चुनाव जो रिजल्ट होंगे वो बहुत हैरान करने ये वाले बहुत होंगे सही सबके कहा लिए। आपने विक्रम साहब। आकाश जी, आगा रुल्ला ऐसा लगा था शुरुआत में कि रूठों को मना लिया जाएगा, लेकिन आगा रुल्ला इस वक्त चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे हैं। और जो बगावत की बात विक्रम साहब कह रहे हैं, सर ये वाकई में पहले इस तरह के बगावत के सुर देखने को नहीं मिले थे। और खुद तो, और रही बात कॉन्स्टिट्यूंसी की अनदेखी का, तो खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जनता से माफी मांग चुके हैं कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं काफी समय से यहाँ आ नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया, और आते हैं तो चुनावी मौसम में आते हैं वो प्रचार करने के लिए। सर ये तीनों ही बातों का जवाब मुझे लगता है देना बनता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे ऑनरेबल एमपीज हैं, मैं अगर उनके बारे में बताऊं तो एक बात तो ये स्पष्ट है कि लीडर हमेशा पार्टी से होता है, पार्टी कभी लीडर से नहीं होती। अगर आज कोई डिफरेंसेस हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनके बीच और पार्टी के बीच में आए, तो ये सीधा सीधा इशारा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये कि कोई एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाली पार्टी नहीं। यहाँ पर कोई भी अगर इश्यूज हैं उनको बड़ा इजीली जो है एक्सप्रेस किया जा सकता है, और उनको उसको रिजॉल्व भी किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव सर पर थे। हो सकता है कि तो उनके सर साथ बैठकर आकाश जी, अगर इतनी इजीली किया जा सकता था तो आगा रुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने दोनों ने आपस में बैठकर ये इशू रिजॉल्व क्यों नहीं कर लिया? देखिए, मैंने वही वैसे जैसा आपको कहा कि चुनाव सर पर थे, और उमर अब्दुल्ला साहब सिर्फ कश्मीर या बडगाम की अगर मैं बात करूं तो वहीं तक कन्फाइंड नहीं है। वो इस पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने जम्मू में भी आना था, यहाँ पर भी कैंपेन करनी थी, वहाँ पर भी करनी थी। तो एनीवेज, मैंने आपको जैसे कहा कि फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने पहले भी जो मैंडेट दिया था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया था। अगर हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट चाहे वो आकाश जी, आप कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, जी आगा रुल्ला की जी, नाराजगी से फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको जैसा कहा कि जो लोगों का एतमाद है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कन्फाइंड पार्टी नहीं है। हमारी जो जड़ें हैं वो जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी हैं और लद्दाख में भी हैं। जहां तक सवाल इन्होंने बीजेपी को वहां पर वोट हासिल करने का किया कि वहां पर लोग डेवलपमेंट के मुद्दे पर हमें वोट दें, जैसा विक्रम जी ने कहा, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर 2024 तक जो थी वो पावर में थी। तो अगर कोई डेवलपमेंट का अगर काम होता तो इन 10 सालों में भी किया जा सकता था। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आज ये दोबारा से 10 साल की अपनी एक सर पता है समस्या तो यही होती है, किसी भी नेता पॉलिटिक्स। से अगर सवाल पूछा जाए ना तो वो सवाल देने की बजाय सामने वाली पार्टी पे कूद पड़ते हैं। लेकिन आकाश जी चलिए तो ठीक है, आप जी जी उस मुद्दे पे आप बात नहीं करना चाहते हैं, छोड़ देते हैं, बहुत स्पेसिफिक नहीं नहीं, करते हैं। आप ये आप बताइए में कि से उमर ओपनली अब्दुल्ला आप ने पूछ माफी सकते क्यों हैं। मांगी थी कि मैं नहीं पहुंच पाया, मुझे माफ कीजिएगा जनता से। तो एक तरीके से देखिए जो देखिए अंकिता जी, मैं इस बात का भी जवाब, मैं इस पर भी आ रहा था। जी देखिए, सर। मैंने आपको बताया कि 2024 में अक्टूबर में हमारी सरकार बनी। आज उसको लगभग एक साल पूरा हुआ है। तो मैं जी आपको सर। बताऊं कि इस सरकार के दौरान में हमने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, हमने पहलगाम अटैक भी देखा, हमने यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स भी देखे, और मरकज की तरफ से जिस तरीके से हमें एक दायरे में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिस ओपननेस के साथ हम लोग काम करना चाहते थे, वो तो लोगों के सामने क्लियर है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था। ठीक इसीलिए है, तो हम लोग ठीक है आकाश जी, स्टेटहुड की यही गुहार लगा सवाल रहे तुरंत थे। लेकर विक्रम साहब के पास जाएंगे। विक्रम साहब, ये बात तो सही है ना कि प्राकृतिक न जाने कितनी आपदाएं आई, ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, टेररिज्म से भी मुकाबला किया जा रहा था, और अभी तो एक ही साल हुआ है। तो ऐसे में क्यों बार बार 4 साल अभी और बाकी है, क्यों बीजेपी बार बार इस बात का आरोप लगाती रहती है कि कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ? और आरोप आप पर इस बात के भी हैं कि काम करने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये बड़ी अफसोस की बात है, जिस तरह आकाश जी ने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि हमने सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया, और जैसे हमारे पीडीपी के भाई ने कहा कि जो सकीना जी ने भी कहा कि 80% तो हमने मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मुझे लगता है इससे बड़ी इससे बड़ा झूठ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई नहीं बोला जा सकता। एक तरफ ये कहते हैं कि हमको अभी समय नहीं दिया, दूसरी तरफ ये कहते हैं हमारे पास ताकत नहीं है, तीसरी तरफ ये कहते हैं कि गवर्नर एलजी साहब हमको काम करने नहीं दे रहे।
फिर वो उसी दौर में ये कहते हैं कि हमने 80% अपना मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो अगर आपने 80% मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट कर दिया है तो फिर चीफ मिनिस्टर को माफी मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। राठौर साहब, अगर जल्दी से आप- सर, जल्दी से अगर आप कमेंट कर पाएं, आपकी पार्टी तो सत्ता पे रही है सर, ये जो फैक्टर्स आकाश जी ने गिनवाए थे, क्या ये फैक्टर्स आप बाय कर रहे हैं कि इसकी वजह से एक साल में जितना काम हुआ है वो सफिशिएंट नहीं हो पाया? नहीं, देखिए ये मैं आपसे फैक्टर कह रहा हूँ, आज अगर इस तक तरह अगर अभी इन्होंने डिलीवर किया होता है एक साल में, तो फिर आज उमर साहब को वहां पर जाकर वो माफी तो नहीं मांगनी चाहिए थी। हाँ। और जो रोहला साहब है, रोहला साहब से जब कहा गया कि आप लोगों के पास वोट के लिए जाए, उन्होंने कहा मैं किस मुंह से जाऊंगा, क्या कहूंगा लोगों को। एक साल में जो हमने वादे किए थे हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। बुनियाद तो ये रही। फिर ठीक है, डिप्टी सीएम ठीक है साहब ने कहा, सर, फिर सर डिप्टी- 10 सेकंड में अगर सुहेल काजमी साहब समझा दें कि जो नई पार्टियां एकदम से चुनावी मैदान में बडगाम से उतरी हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को डेंट करेंगी? बिल्कुल 100% करेंगी। और लास्ट स्पीच अगर आप उमर अब्दुल्ला साहब की सुनते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जम्मू में सब कुछ बना है, कश्मीर में कुछ नहीं बना है। तो रीजनल डिवाइड की पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू कर दी। और अगर मेरा कैंडिडेट जीता है तो समझिए 2 कैंडिडेट जीते हैं। मतलब चीफ मिनिस्टर भी आपका कैंडिडेट है जो बडगाम की सीट छोड़ गया, और जो जीतेगा वो भी आपका कैंडिडेट है। दिस शोज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर व्हाइल कंपेनिंग द लास्ट लेग ऑफ द कंपेनिंग में जो सुन रहा था, तो मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन तो है उनके दिमाग में भी कि अपने अंदर का रखरखाव जो है वो ठीक तरह से नहीं चल रहा है। क्या वजूहात है वो भी जानते हैं, पूरी पार्टी भी जानती है। लेकिन ये है कि दंगल बड़ा इंटरेस्टिंग है और जो भी रिजल्ट्स आएंगे बिल्कुल बड़े सही कह रहे हैं अच्छे सर, होंगे। दंगल और बहुत एक नई इंटरेस्टिंग विजय- है। संभवतः बाइपोल इलेक्शंस अगर जम्मू कश्मीर के इतिहास की बात करें तो हमारे आपकी बार का बाइपोल इलेक्शन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये इलेक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।